हिंदुस्तान की सियासत का ताना बाना आरक्षण, धर्म और जाति के चारों तरफ ही बुना हुआ है। यह पूरी तरीके से जग जाहिर है। और अब नया बवाल बीते शनिवार संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की ओर से 45 पदों पर जारी लैटरल भर्ती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया का सवाल। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। हालांकि 2019 में भी सरकार की ओर से पहली बार इन पदों पर सीधी भर्ती हो चुकी है, लेकिन इस बार मामला वही है पर माहौल अलग है। सुप्रीम कोर्ट ने कोटे में कोटे का फैसला अभी हाल ही में सुनाया, जिसके बाद आरक्षण की आग लगभग सभी सियासी दलों के सीने में धधक रही है। इसीलिए राहुल गांधी ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा कि आईएएस का निजीकरण आरक्षण खत्म करने की मोदी की गारंटी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अकेले नहीं है जिन्होंने इस मुद्दे पर रिएक्ट किया है। सपा सुप्रीमो बसपा सुप्रीमो मायावती, अखिलेश यादव समेत तमाम लोगों ने, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी इस मामले में मोदी सरकार की साजिश इसको बताया है। इसको लेकर कांग्रेस के सुप्रीमो मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि देश के अंदर आरक्षण खत्म करने की कोशिश की जा रही है। उधर बीजेपी इस मामले पर सीधे तौर पर कुछ भी कहने से बच रही है, लेकिन सियासत पूरी तरीके से हाई है। और चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले कुछ बातें समझ लीजिए। जारी किए गए 45 पदों में ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए 17 साल, डायरेक्टर पद के लिए 10 साल और डिप्टी सेक्रेटरी पद के लिए 7 साल का अनुभव मांगा गया है। यानी अलग अलग पदों के अनुसार शैक्षणिक योग्यता अलग अलग मांगी गई है। और इस सरकारी नौकरी का जो अनुबंध होगा वो 3 साल का होगा। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको बता देती हूँ मेहमान हमारे साथ में कौन कौन से हैं। हमारे साथ में तनवीर जफर अली जुड़े हुए हैं, पूर्व आईएएस हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा यश श्रीवास्तव कांग्रेस से हैं, प्रवक्ता हैं, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है यश जी आपका। महेश वर्मा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, बीजेपी से हैं, बहुत स्वागत है। निपुण आलमबायन राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और साथ में पूजा मिश्रा प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से, हमारे साथ में जुड़ी हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। पैनल को एक बार प्लीज स्क्रीन पे दिखाइएगा। और चर्चा को मैं बीजेपी या यूं समझिए कि कांग्रेस के साथ में शुरू करना ही मुनासिब होगा। तो शुरुआत में यश श्रीवास्तव आपके साथ में करना चाहूंगी। 2019 में जब भर्तियां सीधी की गई थी तब आपत्ति नहीं थी, इस बार आपत्ति क्यों ज्यादा है सर? नहीं, ऐसा नहीं है कि कभी भी हमने लेटरल एंट्री का विरोध ना किया हो। हमारा हमेशा से सवाल रहा है कि आप किसी भी तरह की चालू व्यवस्था को हमेशा खत्म क्यों करना चाहते हैं। और ना सिर्फ खत्म करना चाहते हैं, आप कोई बदलाव नहीं ढूंढते, आप ये चाहते हैं कि आपके ऊपर कोई भी नियम ना लगाया जाए, आप अपनी पूरी मर्जी चलाएं। और आम जनता यदि सवाल पूछे तो उसको आप नए नियमों में उलझा दें। अब ये जो लेटरल एंट्री है, इसमें आप प्राइवेट, मल्टीनेशनल या किसी भी तरह की प्राइवेट एंटिटी के अनुभवी व्यक्तियों को बुला रहे हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो क्या आप ये स्वीकार करने को तैयार हैं कि किसी भी तरह का अनुभव लेके, जैसे अभी माधवी बुच जी के संबंध में जो खबर आई है इतनी बड़ी, उनके पति का कोई अनुभव ही नहीं था ब्लैकस्टोन में और वो इन्वेस्टमेंट के लिए वहां पर आ जाते हैं REIT में, और उसके बाद माधवीपुरी जी कहती हैं कि REIT प्रोडक्ट है फ्यूचर का। और उसके बाद क्या होता है हम सब जानते हैं, सेबी, अडानी, हिंडनबर्ग, अभी मामला पुराना नहीं हुआ। अश्विनी वैष्णव जी सीमेंस में बड़े पोजीशन पे थे, उसके बाद यहाँ आते हैं, रेलवे मिनिस्टर बनते और उनको 26,000 करोड़ सीमेंस को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं 1200 इंजन बनाने का अगले 35 वर्षों का। हमारे देश में CLW है, DLW है, DLMW है, EMF है, ये सारी फैक्ट्रियां हैं, BHEL है। इन सब को छोड़ के आप एक प्राइवेट कंपनी, वो भी विदेशी कंपनी, और 26,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट आप उन्हें दे देते हैं। और BHEL को आप, जिसका वैल्यूएशन 26-27 हजार करोड़ से कम का नहीं है, उसे आप 8,000 करोड़ में नीलाम करना चाहते हैं। और कुछ साल बाद जब ये लेटरल एंट्री के बड़े बड़े अधिकारी चले जाएंगे तो इनको पूछने के लिए कोई नहीं बचेगा, नए सिरे से जांच होगी, नया व्यक्ति आके बैठ जाएगा। ये एक तरह का डिस्पोजेबल करप्शन आपने चालू किया, ये हमारी आपत्ति है। ठीक है, निपुण आलमबायन जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। निपुण जी, आप इस पूरे प्रकरण को किस तरीके से देखते हैं सर? लेटरल एंट्री की हम बात करते हैं, हालांकि इसमें एक RSS का भी एंगल जो है कांग्रेस की तरफ से उठाया गया है, उस पर जवाब अभी मैं लूंगी यश जी से, लेकिन आप बता दें इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, मेरा मानना समझिए कि लेटरल एंट्री कोई नई बात नहीं, लेकिन 40-50 इसके प्रयोग हो रहे हैं लेटरल एंट्री के, और बहुत कामयाब भी प्रयोग हुए हैं। आप देखिए मनमोहन सिंह जी कौन थे? मनमोहन सिंह जी तो आपका जब बने
आप देखिए मनमोहन सिंह जी को जब बनाया गया कि आपको प्रोफेसर थे, अब प्रोफेसर के बाद उनको आपका उद्योग मंत्रालय के अंदर वाणिज्य उद्योग मंत्रालय का आर्थिक सलाहकार बनाया गया। ऐसे जब मनमोहन जी खुद पीएम थे तो मनमोहन जी के समय हम देखें तो जो रिजर्व बैंक के गवर्नर बनाए गए थे रघुराम राजन, वो भी इस प्रकार से बनाए गए थे। आप इंदिरा गांधी जी के दौर में देखें, यहाँ तक कि नेहरू जी के दौर में देखें तो बहुत सारे अधिकारियों को मैं नाम बता सकता हूँ, चाहे वो इंदिरा जी के दौर में हो, लाल बहादुर शास्त्री जी के दौर में हो या आपका मनमोहन जी के दौर में हो। हम इंदिरा गांधी के दौर की बात करें तो मनतोष मोदी जो थे वो जो उद्योग मंत्रालय उस पद पर बहाली उनकी की गई थी। ऐसे अशोक लेलैंड की बात करें जो बोकारो स्टील के अंदर काम करते थे, उनको भी हेड जो व्हीकल फैक्ट्री है उसकी स्थापना उनको हेड बनाया गया था। तो ऐसे बहुत सारे अधिकारी पहले से बनाए गए हैं। देखिए बात पूजा जी अब ये है कि वर्तमान में जो लेटरल एंट्री की जा रही है, पहले क्या होता था कि बहुत शोर शराबे से नहीं, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से धीरे से हो जाती थी। सरकार कोशिश ये कर रही है कि उसको एक पूरी प्रणालीगत तरीके से और इसको ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म की तरह देखा जाए, ना कि इसको ऐसे देखा जाए कि सरकार अपनी मर्जी से कर रही है, अपने तरीके से कर रही है। क्योंकि आप देखिए पहला प्रशासनिक सुधार आयोग बना था। लेकिन निपुण जी जो डर यश श्रीवास्तव कह रहे हैं कि अलग अलग जो कंपनियां हैं उनसे रिलेटेड जो तमाम अनुभवी लोग हैं, क्योंकि देखिए जब मैं अनुभव का जिक्र कर रही थी अभी मैंने बताया भी था कि मुख्य सचिव पद के लिए 17 साल की डिमांड है, उसके अलावा 7 साल 10 साल किसी के लिए, तो ये वर्किंग एक्सपीरियंस से ही आएगी सर। और क्या गारंटी है कि पर्टिकुलर बैनर के साथ में अटैच्ड लोग सरकार को बेनिफिट पहुंचाएं? क्या वो प्रशासन के अंदर रहते हुए, विभागों के अंदर रहते हुए अपनी कंपनीज के प्रति लॉयल नहीं होंगे जहां पर वो 17 साल काम करके आए सर? इस पर भी हमें सोचना पड़ेगा सर। देखिए पूजा जी, अगर हम इस तरह की बात सोचेंगे तो ये तो हम देखेंगे कोई व्यक्ति है और व्यक्ति विशेष किसी खेत से जुड़ा है, किसी समाज से जुड़ा है, कितना अपॉइंटमेंट यूपीएससी में होता है तो देखा जाता है कि वो अपने समाज, अपने क्षेत्र के प्रति इस प्रकार की वफादारी दिखाता है। ऐसे नहीं देखना है। देखिए उसको रोकने का तरीका है कि वो भ्रष्टाचार न करे, उसके लिए नियमों को सख्त किया जाए। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने 15-20 साल अगर प्राइवेट सेक्टर में काम किया है तो हम जानते हैं तो उसके बाद बहुत सारे अनुभव होंगे। और देखिए प्रशासन भी एक तरीके से प्रबंधन का ही हिस्सा होता है। जब हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं तो वहां पर आप देखेंगे कि जो प्रशासन है इस होता मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट ही होता है। और आज हमारा जो मॉड्यूल है इकोनॉमी का जो मनमोहन जी लेकर आए थे वो है पीपीपी मॉडल, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अभी हम वर्तमान में देखें कि जो हमारे प्राइवेट सेक्टर के जो कार्यकर्ता है या प्राइवेट सेक्टर में जो भी बड़े बड़े पदों पर कार्य कर रहे हैं तो उनको प्राइवेट सेक्टर का एक बहुत अच्छा अनुभव होता है। और जिस प्रकार से भारत की इकोनॉमी लगातार बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है और पूरी दुनिया के साथ उसको इंटरेक्शन करना पड़ रहा है, तो उसको आवश्यकता है कि प्राइवेट सेक्टर के भी जो अधिकारी है उनको सरकारी में लाया जाए। लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं लाया जा रहा है, 3-3 साल ही लाया जा रहा है। 3-4-5 साल वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे। और देखिए बात क्या होती है कि प्राइवेट सेक्टर में आपको कितना सैलरी मिलता है, कितना पैकेज मिलता है, कितना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है निपुण जी, इस पर भी क्रॉस क्वेश्चन के लिए मेरे पास 1-2 सवाल थे आपके लिए, लेकिन क्रॉस क्वेश्चन करूं उससे पहले सभी का एक बार बयान हो जाए वो ज्यादा जरूरी है। पूजा मिश्रा, मैं आपसे समझना चाहूंगी, अखिलेश यादव समेत तमाम लोग इस पर रिएक्शन दे रहे हैं। सपा सुप्रीमो मायावती ने भी बोला है, माफ कीजिएगा, बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी इस बात के लिए कहा है कि आरक्षण को खत्म करने की साजिश हो रही है। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं। क्या आरक्षण का जिक्र विपक्ष सिर्फ इसीलिए बार बार कर रहे? देखिए कुछ पक्ष जिनके कुछ डिमेरिट्स हैं, मैं उससे डिनाई नहीं कर रही हूँ, कुछ डिमेरिट्स हैं, आप उसको रेज करिए, बात ठीक है, लेकिन आरक्षण कहां से आ गया मैडम? मैं ही नहीं समझ पा रही हूँ। क्या वोट बैंक के तले विपक्षी दल इतना ज्यादा निरीह, दबा कुचला अपने आप को महसूस करने लगा है कि वो अब तर्क और वितर्क के बीच में अंतर भी महसूस नहीं कर पा रहे क्या? पूजा जी देखिए आपके काफी सारे सवाल इकट्ठे आए और एक आरक्षण पे है। अगर पूजा जी आप देखेंगे तो अभी जो 69,000 भर्ती जिसका डबल बेंच का इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया उत्तर प्रदेश में, अब भी हम कह रहे थे कि आरक्षण के साथ खेल हो रहा है, आरक्षण के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। तब आप देखिए आया 19,000 जो आरक्षण के साथ में खिलवाड़ हुआ था, डबल बेंच का फैसला आ गया। इसके लिए लड़ते हुए कई अभ्यर्थियों ने सुसाइड कर लिया पूजा जी, हम उनकी भरपाई नहीं कर सकते हैं। तो भाजपा की नीयत ही ऐसी है ना। अगर पूजा जी देखिए कि जो एग्जाम क्वालिफाई करके जाते हैं यूपीएससी में उसमें रिजर्वेशन सिस्टम रहता है, ये ओपन होल, अगर आप चले जाएंगे लॉजिकल चले जाएंगे, लॉजिकल मुझे पता है कि एक मंत्रालय में एक निकाला हुआ है, अगर 4 निकलेंगी तो 30% के रोस्टर के हिसाब से चौथे पे जो रिजर्वेशन आना चाहिए। पर अगर यही जो एक नियम के तहत जाते, जो एग्जाम के तहत जाते हैं
तो उसके अनुसार अगर जाते हैं पूजा जी तो रिजर्वेशन मिलता है उनको, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि जो भी कह रहे थे कि कानून होने चाहिए, मैं सुन रही थी हमसे पहले जो भी बात कर रहे थे कि सब कानून, जो आप लेटर एंट्री कर क्यों रहे हैं, इसकी नीड कहाँ पड़ जा रही है, मुझे ये जस्टिफाई कर दिया जाए कि इसकी जरूरत कहाँ पड़ रही है, इसकी जरूरत ही नहीं है। जो लोग इंडिया से चलते चले आते एग्जाम करते आ रहे, मैंने अभ्यर्थियों से बात की तो उन्होंने बोला कि भाई सब लेटर एंट्री कर दें, इधर नहीं दे एग्जाम के लिए। कम से कम जो बच्चे जो स्ट्रेस फेस कर रहे हैं वो स्ट्रेस से तो मुक्ति मिल जाएगी, उनको पता रहेगा कि भाई सारी जगहों पे लेटरल एंट्री होनी है, हमें एग्जाम की तैयारी करने की जरूरत नहीं है, तो फिर ऑटोमेटिक कम से कम ये रिलैक्सेशन दे दिया जाए। तो पूजा जी लेटरल एंट्री की जहाँ बात आती है ना, हम ये जो पहले लेटरल एंट्री की बात की थी तब भी समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया था, अगर आज हुई है तब भी समाजवादी पार्टी इसका विरोध करी, वो इसलिए कर रही है कि जो अभ्यर्थी है उनके साथ अन्याय हो रहा है। और जिनको कह रहे हैं कि आप 4 साल या 5 साल मैक्सिमम आप रहेंगे, तो आप वो बच्चे की वो नहीं चाहेंगे तो उनको 5 साल में उनको पर्सनली ज्यादा नहीं, मैं एक विषय पूजा जी आपसे मैं एक विषय समझना चाहूंगी। आप मुझे एक चीज समझाइए। देखिए मैं यहाँ पर पद बताती हूँ आपको कि पद कितने निकाले गए हैं। यहाँ पर 10 जो है संयुक्त पद है, संयुक्त सचिव का पद है, और इसके अलावा बाकी निदेशक और उप सचिव स्तर के पद है। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या सिर्फ 45 पदों से ही देश चल जाता है? इन 45 पदों से ही देश चलेगा? तो पूजा जी आप तो केशव प्रसाद मौर्य जैसी बात कर रही हैं, तो उन्होंने कहा कि हम चोरी तो किए थे, हमने ज्यादा चोरी नहीं की थी। तो अगर कहीं पे भी गलत हो रहा है, वो 0.1% पे गलत होगा, 0.1% पे गलत क्यों होने देंगे? हम तो विरोध करेंगे। हम कह रहे हैं कि अगर 10 सीटें निकल के आ रही है तो 10 सीटें नहीं, देखिए देश के हित में पूजा मिश्रा जी एक विषय समझिए। हम इस समय जिस तरीके के हालातों से गुजर रहे हैं, आप जानती हैं देश किन हालातों से गुजर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि अर्जेंसी में कुछ भर्तियां करनी पड़ती है। 2019 में ये भर्तियां की गई थी, अब 2024 में की जा रही हैं, और सिर्फ बार बार 35 से 45 पद ही क्यों हैं? इस पर भी हमें सोचना पड़ेगा ना कि कई बार जो है देश में ऐसी स्थितियां बनती हैं कि हमें अर्जेंट में रिक्वायरमेंट या हायरिंग्स करनी पड़ती हैं, वो चाहे फील्ड आपकी हो या हमारी फील्ड हो, किसी भी फील्ड में बनाई जाती है। आप बताइए बनती ही बनाई जाती है। अब इससे पहले कैसे चल रहा था कि नहीं अर्जेंट है, अभी जब भाजपा की सरकार आई है उनको लेटर एंट्री लेना आपको भी पता है। ठीक है, एक बार मैं महेश वर्मा जी से पूछ लेती हूँ कि इसके पहले कैसे चल रहा था। महेश वर्मा जी इसके पहले कैसे चल रहा था? आप चलने क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों छेड़छाड़ करते हैं चीजों से? बताइए। आपके तमाम विपक्षी आरोप लगा रहे हैं एनडीए गवर्नमेंट के ऊपर, बहुत उद्दंडी हैं आप। महेश जी आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? हाँ, आपकी आवाज मेरे तक आ रही है, मेरी आवाज बिल्कुल स्पष्ट आ रही है, मुखर आ रही है सर, बोलिए। देखिए पूजा जी, एक बड़ी प्रचलित कहावत है कि वो करे तो रासलीला और हम करे तो कैरेक्टर ढीला। कहावत नहीं है, गाने की लाइन है। चलिए ठीक है। तो सवाल ये है कि एक आईसीएस अफसर को नेहरू जी ने इस देश का चीफ जस्टिस बना दिया सुप्रीम कोर्ट का। उन्होंने एक अमेरिकन व्यक्ति को सेक्रेटरी रैंक पे नेहरू जी ने सलाहकार के तौर पे नियुक्त किया। लाल बहादुर शास्त्री जी ने अभी मैं यहाँ पर महेश जी, जिस दौरान आप देखिए सरकार के अंदर की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर मैं एक बात का जिक्र कर दूंगी तो जितने राजनीतिक दल बैठे हुए हैं ना, सब सोचेंगे अरे मैडम ने ये क्या बोल दिया। लेकिन सच है कि सभी इमरजेंसी हायरिंग करते हैं, पार्टी के अंदर हो, देश के बाहर हो, हर जगह हो रही है, हर जगह हो रही है। कैसी बातें आप कर रहे हैं? बोलिए, एक बार अपनी बात आप पूरी कर लीजिए। मैडम, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो एससी एसटी और आरक्षण की बात कही है, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में जोगेंद्र अलग थे और मनमोहन सिंह सरकार में उस अलग कमेटी ने जो सुझाव दिया उसके तहत ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, डायरेक्ट सेक्रेटरी रैंक पे 3 लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ। तब एससी एसटी आरक्षण की बात जो है किसी को भी नहीं खली और 200 से ज्यादा जो है नियुक्तियां मनमोहन सिंह सरकार में हुई। मनमोहन सिंह सरकार पूरी जो है निचले स्तर पे जो अपॉइंटमेंट हो रहा था, जो क्लर्क हो या फिर और कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब हो, वो सारी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब को जो है एक सुप्रीम कोर्ट में केस लंबित था
और उसमें स्टे था, उसकी वजह से जो है केंद्र सरकार में कोई भर्ती ही नहीं हुई। 20 या 22 साल तक बैकलॉग जो है पड़ा रहा, और आज वही पार्टी जो है उंगली उठा रही है कि देखिए भाई किस प्रकार से जो है आरक्षण का और संविधान का जो है अपमान हो रहा है। अरे तो आपने जो किया था वो बहुत बड़ा पुण्य किया था। आपने जो किया था आरक्षण का अपमान, उसका क्या किया जाए? अगर ये आरक्षण का अपमान है तो अलग कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद मनमोहन सिंह ने जो 200 अपॉइंटमेंट किया, उसके लिए किसके पास रोने जाए? वहां आरक्षण का वायलेशन नहीं हुआ क्या? तो इस देश को अगर मजाक आपको बनाना है और राजनीति आपको हर बात पे झूठ बोलना है और झूठ के सहारे राजनीति करना है तो वो अलग बात है, लेकिन आपकी झूठ का पोल जो है, लेकिन महेश जी, वही उन्होंने किया वही आप कर रहे हैं, तो अंतर क्या है? वही उन्होंने किया वही आप कर रहे हैं, तो अंतर क्या है फिर? मैडम 1954 में आप नेहरू जी से पूछना चाहिए ना। मैं 54 में थी नहीं ना सर, मैं 54 में थी नहीं, 24 में हूँ, तो मैं आपसे पूछूंगी सर। बोलने तो दीजिए। 54 में जो एक जो आयोग का जो रिपोर्ट आया, मेरे ख्याल में मेरे माँ बाप का भी अस्तित्व नहीं था। बोलिए सर। आपके माँ बाप का था या नहीं था, हम सब भारतीय हैं, भारत के बारे में जो जानकारी हमें प्राप्त है उसमें मैं भी नहीं था। हाँ। मेरा सिर्फ आपसे ये कहना है कि 1954 में एक आयोग बना, उसके बाद प्रशासनिक आयोग 1966 में बना, और उस सारे सुधार में एक सुधार ये भी था कि लेटरल एंट्री होगी, और सरकार ने इसको एक्सेप्ट किया और ये संसद में पास हुआ। आज जब उसके तहत काम आप कर रहे हैं वो पुण्य है और हम कर रहे हैं तो पाप है। ये क्या मतलब बनता है इस देश में इस तरह से झूठ बोल के? ठीक है। और ये आपके दर्शकों को बताना चाहिए ये सारी चीजें, ताकि ये जो झूठ बोलने का अवसर मिलता है यहाँ पे, जो ये लोग आके झूठ बोल के यहाँ से भाग जाते हैं, इनको दर्शक इनके चेहरे को पहचान ले कि ये झूठ बोलने वाले कौन लोग हैं और किस प्रकार से झूठ बोलते हैं ये। और ये जो सपा प्रमुख हैं या कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, क्या इस देश से माफी मांगेंगे कि इस तरह की चीजों को कंसील करके अपने बयान को देने का मतलब क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूजा जी। ठीक है, हमारे साथ में तनवीर जफर अली जी जुड़े हुए हैं, पूर्व IAS हैं। सर बहुत स्वागत है, आप थोड़ा लेट जुड़े हमारे साथ में, हालांकि स्वागत मैंने आपका पहले ही कर लिया था। सवाल मेरा ये है सर, जिस तरीके से ये लैटरल भर्ती है, क्या पहले इस तरीके की भर्तियां नहीं हुई हैं क्या? जिस तरीके से लगातार विपक्ष हो हल्ला मचा रहा है, और अगर ये भर्तियां हो रही हैं तो ये कितना मौजूदा सिस्टम को हार्म करता है या फिर हार्म नहीं करता है? प्लीज एक्सप्लेन एक बार जी। मौजूदा सिस्टम को ये हार्म करता है क्योंकि ये जो नियुक्तियों का तरीका है ये गलत जो ये किया जाता है। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात तो रिजर्वेशन को आप उसको नहीं देख रहे हैं। अब तो मैं पॉलिटिकल पार्टीज का देख रहा हूँ कि वो कह रहे हैं बीजेपी वाले की, कांग्रेस वालों ने करी थी तो वो पुण्य था, हम कर रहे हैं तो पाप है। ये कुछ नहीं है, उन्होंने पाप किया तो आप थोड़ी पाप करेंगे। ये दैट इज नो जस्टिफिकेशन, नंबर 1। नंबर 2, आप उसमें एक पद भी अगर निकलेगा, हालांकि एक पद में रिजर्वेशन होता नहीं, तब भी रिजर्वेशन तो आपको उस पर देना ही पड़ेगा, आप उससे नहीं पीछे जा सकते। नंबर 3, देखिए एक IAS का एक सिस्टम एक ये होता है सर्विस का। जब बहुत पहले कोठारी आयोग ने इसके बारे में कुछ दी थी अपनी सिफारिशें कि इसका एज ग्रुप 21 से 26 साल रखा। उसका रीजन ये था कि बहुत यंग एज में आप सेलेक्ट करते हैं, आप इनको गांव ले जाते हैं, गांव में गांव विश्राम किया जाता है, इनको दिखाया जाता है कि आम इंडिया क्या है। आम इंडिया सिर्फ दिल्ली और टावर के उसमें बैठ के एयर कंडीशन कमरों में नहीं है। आम इंडिया जो है वो गांव में भी है, देहात में भी है, कस्बों में भी है। तो उसको देखिए, रियलिटी देखिए, उसके हिसाब से आपका जो एक बेंट ऑफ माइंड बनाया जाएगा वो इसलिए बनाया जाएगा कि आप ज्यादा जरूरतमंद और गरीबों की मदद कर सकें, ज्यादा गवर्नमेंट की पॉलिसीज को गांव में देहात में ले जा सके, ये पर्पस है। अब ये लोग जो डायरेक्ट आप जो ले रहे हैं, अब तो इसका कोई, ये तो 2017 में नीति आयोग ने एक रिकमेंडेशन दिया था, जिसके बाद 2018 में ये शुरू हुआ। आप 15 साल की सर्विस का आप मांग रहे हैं फॉर जॉइंट सेक्रेटरी, 16 साल की सर्विस में तो यहाँ कमिश्नर होते हैं स्टेट्स में, यानी डायरेक्टर रैंक होता है। महेश जी काउंटर है आपका, बोलिए। देखिए, ये जो 2017 में
लेटरल एंट्री का जो पहला अपॉइंटमेंट हुआ, उसके बाद कोर्ट कचहरी भी हुई, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। ये श्रीमान हमारे पूर्व IAS अधिकारी जो हैं, अगर इनकी जानकारी नहीं है तो मैं उसके लिए मैं दोषी नहीं हूँ। अब दूसरी बात यह है कि अगर आरक्षण का और संविधान का और किसी विधि विधान का और कानूनी व्यवधान का अगर कोई बात होती तो कोर्ट जरूर हस्तक्षेप करता। दूसरी बात कि मैं पूछना चाहता हूं कि बीडी कपूर कौन थे इस देश में, जिनको देश का ऊर्जा सचिव बनाया गया था श्रीमान? मंतेश देसाई कौन थे, जिनको भारी उद्योग मंत्रालय का सचिव बना दिया गया था? बीमल जलान कौन थे, जिनको ज्वाइंट सेक्रेटरी अपॉइंट किया? मोंटेक सिंह अहलवालिया कौन थे? इसके अलावा उर्जित पटेल कौन थे? रघुराम राजन कौन थे? सैम पित्रोदा कौन थे? ये सारे जब मलाई चख रहे थे तो आप सब लोग उस समय मौन पसार के, और उसके बाद ये सारे दलील जो लेकिन महेश जी यहाँ पर जब आप सवाल कर रहे हैं तभी आपने कुछ जवाब भी दिए हैं, उनको मैं कोड करना चाहूंगी। तनवीर जफर जी से भी मैं चाहूंगी कि बोलें उस पर, लेकिन पहले मैं कोड करना चाहूंगी। आज बीजेपी सैम पित्रोदा को गाली देती है, आज बीजेपी मोंटेक सिंह अहलूवालिया को गाली देती है, आज बीजेपी तमाम उन लोगों को गाली देती है जिनके नाम आपने लिए उनमें से 80%। तो क्या आप गाली खाने वालों की दूसरी फौज, सर गाली खाने वालों की दूसरी फौज आप तैयार कर रहे हैं? सर देश उनसे ही त्रस्त है, आप दूसरी जनरेशन क्यों क्रिएट कर रहे हो गाली खाने वालों की? सर जनरेशन की बात, आप तो खुद जवाब दे रहे हैं सर। ये देश जो है इस तरह से नहीं चलाया जाता है कि सारे पद पे IAS ही रहेंगे और सारे पद IAS के लिए ही रिजर्व कर दिए जाएं। तनवीर जी, बहुत ऐसी चीजें, बहुत ऐसी एक छोटी सी और बात कहूं। मायावती जी ने एक पायलट थे, मथुरा के रहने वाले थे, उनको उत्तर प्रदेश के कैबिनेट सेक्रेटरी अपॉइंट किया और लंबे टाइम तक रहे वो। और तब किसी को भी ये नहीं सोचा कि भाई हम कोर्ट कचहरी जाएं और ऐसी चीजों को लेकर, ऐसे अपॉइंटमेंट को लेकर सवाल खड़ा करें। तो आप जो है बहुत सेलेक्टिव तरीके से और बायस होकर अगर कोई बात करेंगे, आप विधि विधान और संविधान के तहत बात नहीं करेंगे। सर मैं बायस मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ पूजा जी, आप चीजों को समझने की करिए। आप यहाँ बायस किस लिए होंगी? आप एक एंकर है न्यूज चैनल में, आपका सवाल जो है उसका जवाब मैं दे रहा हूँ कि आज का जो मुद्दा है उसमें स्पष्ट है कि कोई विधि विधान संविधान की अवहेलना हुई हो। आरक्षण को लेकर इसके ऊपर कोई ऐसी बात ही नहीं है। फिर आप किस चीज पे सवाल खड़ा कर रहे हैं? जो चीज सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता उस पे सवाल खड़ा करने का क्या मतलब है? कोर्ट कचहरी ऑलरेडी उस पर 20 सेकंड सर आपका काउंटर, उसके बाद ब्रेक पे जाऊंगी। तनवीर जी, ऐसा है पूजा जी, ये महेश जी जो है ये पार्टी के प्रवक्ता हैं, इनका काम है एक एक फैक्ट को जानना, एक एक मुकदमों की जानकारी रखना। मेरा ये काम नहीं है, मैं एक रिटायर्ड ऑफिसर नंबर 1। तो जो आप इतने मुकदमे ये सब बता रहे हैं, मुझे हर एक की जानकारी नहीं है, ना ये मेरा काम है। लेकिन मैंने आपको जो टेक्निकल पॉइंट्स बताए हैं, मैं खाली वही लेके चल रहा हूँ कि ये 7-8 लाख कैंडिडेट बैठते हैं पूरे इंडिया में सिविल सर्विसेज के लिए, और उसमें से सिलेक्ट किए जाते हैं 1000। उस 1000 में IAS, IPS, IFS, मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ ये IAS और अलाइड वाले ही करें, सब कुछ इन्हीं के हाथ में होना चाहिए, मैंने बिल्कुल नहीं कहा। मैंने केवल नियम के हिसाब से बताया कि क्या होना चाहिए, तो उसमें कोई बुरा लगने की बात नहीं है। और ये एग्जाम्पल मत दीजिए कि उनके राज्य में ये हुआ, हमारे हम कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो किसी का गलत करने से आप एग्जाम्पल देके अपना एक गलत काम नहीं कर सकते उसको जस्टिफाई। अरे तो गलत है कहाँ? गलत कहाँ है? ठीक है, आपके कहने से थोड़ी सही हो जाएगा। छोटे से ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक पर जब ब्रेक के बाद वापस आऊंगी तो यश श्रीवास्तव जी के पास जाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से तमाम मेहमानों से आपका तारुफ करवाती हूँ। तनवीर जफर अली पूर्व IAS ऑफिसर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। यश श्रीवास्तव कांग्रेस से जुड़े, महेश वर्मा बीजेपी से, निपुण आलम बायन जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, और पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी से हमारे साथ में मौजूद हैं। ब्रेक पर जाने से पहले वादा था कि कांग्रेस के पास जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस के पास कुछ सवाल हैं जो शायद वो बीजेपी और पूर्व IAS तनवीर अली दोनों से पूछना चाहते हैं। यश जी। पूजा जी, तनवीर साहब से मेरे ज़्यादा सवाल नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है अधिकारी लोगों को किस तरह काम करना पड़ता है। बहुत लंबी प्रथा रही है कि कई बार नेता लोग पूरा भ्रष्टाचार का ठीकरा अधिकारियों पर फोड़ते हैं, जो पूरी तरह सही नहीं है, पूरी तरह गलत भी नहीं है।
लेकिन वो सही कह रहे हैं कि एक अधिकारी एक बहुत लंबे कल्टीवेशन से होके अपने पद पे पहुंचता है। और आपने बताया था कि कितने कितने पद जॉइंट सेक्रेटरी या इन पदों पर हैं, तो उसमें जो विभाग दिए गए हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो दिया है वित्त विभाग में, या पॉलिसी एंड प्लान होम मिनिस्ट्री में, ये पद कोई मजाक नहीं है कि आप धवल बुद्ध जी को यूनिलीवर से निकाल के ब्लैकस्टोन में बैठा देंगे और रियल एस्टेट को फ्यूचर प्रोडक्ट बता के बेचने लगेंगे। तो होम मिनिस्ट्री का प्लान कोई मजाक नहीं है। और आप कह रहे हैं कि हम तो ये इसलिए कर रहे हैं कि सुधार होगा, तो सुधार हमने देख लिया। आप मनमोहन सिंह जी का नाम लीजिए, किसी का भी नाम लीजिए, लेकिन ना तो पहले कभी ऐसे रेल मंत्री आए जिनका हफ्ते और महीने का रिकॉर्ड है कि इनकी इतनी ट्रेन डिरेल हो रही हैं, इतने इनके हादसे हो रहे हैं, ना ही माधवी बुझ ऐसा कोई अधिकारी हुआ कि खुद सेबी में होते हुए उनके ऑफशोर इन्वेस्टमेंट है और उन्होंने अपने पद पे बैठते समय जानकारी छुपाई है देश से। तो ये मजाक है एक अधिकारी को चुनना। अच्छा, फिर यूपीएससी से जो लोग इतनी मेहनत करके चुने जाते हैं, नियुक्ति होती है उनकी, वो एक क्रोनोलॉजी में चल रहे हैं, एक उनकी हायरार्की है, एक रोस्टर है। आप कह रहे हैं कि आपके समय में बहुत ही फेयर और फाइन तरीके से। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, देखिए मैं ये तो कह ही रहा हूं कि हमारे समय में इतना भ्रष्टाचार तो हो ही नहीं सकता, किसी के समय नहीं हो सकता। मैं ये भी कह रहा हूं कि एक अधिकारी जो एक तरीके से आगे बढ़ता हुआ आ रहा है रोस्टर, इस बात से आप डिनाई करते कि उस समय में जो हो रहा था वो ठीक था? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि उस समय भी कोई गलतियां हुई होंगी, तो उसको लेकर हमारी पार्टी या कोई भी दल इतनी बेशर्मी से नहीं खड़ा होता था कि नहीं हम जो कर रहे हैं वो सही है। मैं ये कह रहा हूं कि अधिकारी लोग एक रोस्टर से आगे बढ़ते हैं। अब ये कॉर्पोरेट में से लाके सेक्रेटरी लेवल पे किसी को बैठा देंगे और वहां जो डायरेक्टर लेवल का व्यक्ति अपने प्रमोशन का इंतजार कर रहा है वो रुकेगा, उसके पीछे से होते हुए पूरा जो रिक्रूटमेंट तक की प्रक्रिया है वो धीमी पड़ जाएगी, क्योंकि प्रमोशन है ही नहीं, पद है ही नहीं। कोई आके मल्टीनेशनल से आके बैठ गया और उसने सीमेंस को 32,000 26,000 करोड़ का प्रोजेक्ट दे दिया। ये गंभीरता नहीं है। और आप इसका कुछ भी बहाना दें और गाना सुनाएं टीवी पे, वो आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि क्लाइमेट नहीं, हम चेंज हो रहे हैं और हम प्राइवेट आदमी को सेक्रेटरी। मेरा एक सवाल है कांग्रेस से है, क्योंकि कांग्रेस की साइड से आप हैं तो इसलिए आपसे है डायरेक्टली। महेश वर्मा तो बहुत सारे नाम गिना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनका घर शीशे का था, तो हमने अगर शीशे का ताजमहल बना लिया तो क्या बुरा किया। उन्होंने तो बहुत सारे नाम गिना दिए। क्या वो नाम गलत है या मौजूदा परिस्थिति गलत थी, कुछ और थी? मतलब इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए, वो मैं नहीं समझ पा। गलत ये है कि निपुण जी हाथ रेस कर रहे हैं। निपुण जी आपका काउंटर रहेगा, पहले यश जी बोल जी। गलत ये है कि आप हर बात के जवाब में यही सुनाते हैं और ये पूरी तरह सच भी नहीं होता, कई बार झूठ होता है। क्यों उनको सुनाने का मौका मिल रहा है, किया क्यों? नहीं, ये भी जरूरी नहीं है ना कि जो ये कह रहे हैं वो हमने किया ही हो। अब आप कुछ भी लाके दे दीजिए कि सन फलाना में ये हुआ था, अब सामने वाला ढूंढता बैठे, और सच ये होता ही नहीं है। 100 में से 99 बार इनकी बात पूरी तरह झूठ होती है, एक बार आधी झूठ होती है। तो मैं तो ये पूछ रहा हूं ना कि आपको किसी भी प्रक्रिया को टेम्पर क्यों करना है? आप यदि भ्रष्टाचार रोकना चाहते हैं तो आप अधिकारियों के ऊपर ऑलरेडी कानून है, नियम है, सब कुछ रेगुलेशन है, आप पालन करवाइए। आप जब इतना बड़ा वो उड़ीसा में हादसा हुआ था, उसके पहले चिट्ठी दी गई थी, रेल मंत्रालय को चिट्ठी गई थी। मैं देखिए थोड़ा सा ना 2 मिनट का समय दीजिएगा, मैं थोड़ा सा फैक्चुअल जानकारी। हमारे जो पूरी भारत सरकार के 342 संयुक्त सचिव के पद हैं, जिसमें से जो नियुक्ति हमारे यूपीएससी से जाते हैं 249 की आपके अधिकारियों की नियुक्ति होती है। बाकी जो 92 पद हैं वो हमारे विशेषज्ञ भरे जाते हैं, और वो सब विशेषज्ञ आपके कोई भी आईएएस अधिकारी नहीं होते, इधर उधर से प्रोफेसर होंगे या किसी क्षेत्र के विशेषज्ञ उनको लाया जाता है। पहले होता ये था कि वो बैकडोर से होता था, जिसमें कांग्रेस महारथी थी, जिसको चाहे बना दे, किसी तरह का कोई पूछताछ ना हो। सरकार ने ये काम अब पारदर्शिता के साथ ट्रांसपेरेंसी से करना प्रारंभ किया है। ये यश जी उसी पार्टी के प्रवक्ता है ना, जिसमें राजीव गांधी जी कहते थे कि ऊपर से 1 रुपया जाता है, नीचे आते आते 15 पैसे बच जाता है। ये किसकी ओर बोल रहे थे? ब्यूरोक्रेसी की ओर बोल रहे थे। और मैं थोड़ा सा मैं एक बार पूरा कर दूं, तनवीर जी तो विरोध करेंगे इस लेटर एंट्री का, क्योंकि आईएएस अधिकारी रहे हैं। मैं भी इसी क्षेत्र से जुड़ा रहा हूँ, पिछले 15 सालों से मैं भी सिविल सर्विस से जुड़ा हुआ हूँ। देखिए क्या होगा कि तनवीर जी ने कुछ फैक्चुअल गलती भी करी है। तनवीर जी को मुझे समझना चाहिए कि कोठारी कमीशन की जो उन्होंने बात की वो एजुकेशन के लिए थी, वो उसके लिए नहीं थी। पहला जो कमीशन हमारा बना वो 1951 में बना था, जिसने बात की थी कि आपके सुधार होने चाहिए, आप रिफॉर्म होने चाहिए।
प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग हो, सेकंड आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन हो, सभी ने रिकमेंडेशन की। और खुद सरदार पटेल जी ने कहा था कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो शेर की सवारी करना जैसा है। और जब संविधान सभा के अंदर परिवर्तन करने की बात हुई थी, तब भी परिवर्तन ब्यूरोक्रेसी ने करने नहीं दिया था। पिछले कई सालों से ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म की आवश्यकता है। और यही बात जुडिशरी में भी, यही बात प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से कही थी। और मैं तो साधुवाद देता हूं सरकार को कि सरकार ने इतनी हिम्मत दिखाई कि ब्यूरोक्रेसी के साथ इस प्रकार की चैलेंज पंच रखी। पहले तो क्या था, जिसको चाहे आप भर दो, 90 पद जो भरे जाते थे विशेषज्ञों के, वो किस आधार पर, कोई वैकेंसी नहीं निकलती थी। आज सरकार ने क्लियरली कहा कि सब आ सकते हैं। भारत का कोई भी नागरिक जो उस एक्सपीरियंस को रखता है, पहले तो ये जो इनके चाटुकार होते थे उसको भर देते थे। मेरे जी ने बहुत सारे नाम गिनाए दिए, मैं आपको 50 नाम बता सकता हूं कि जो इस प्रकार से भरे जाते थे। तो ये जो बात है, जब सरकार ने कोई पारदर्शिता के लिए कोई काम कर रही है तो सरकार की इस बात कहा, ये बात जरूर है जो यश जी कह रहे थे करप्शन की बात। अरे करप्शन तो अभी जो वर्तमान अधिकारी वो भी करते हैं ना। मैंने राजीव गांधी जी का उदाहरण आपको बता दिया, क्या करप्शन नहीं हमारे यहाँ होते थे, तो उसको रोकने की जरूरत है। पूजा जी, ये राजीव गांधी जी वाला डायलॉग पुराना हो गया है। आजकल अयोध्या में 2600 लाइट की पेमेंट करके 6400 लाइट की पेमेंट बताते हैं और बाद में कहते हैं लाइट चोरी हो गई। तो ये पुराना हो गया है महोदय, कुछ नया लाइए। आपके राज्य में पूरा 1 रुपया अडानी को दिया जा रहा है। तो हमें मत बताइए, हमें सिर्फ इतना बताइए कि यदि आप पारदर्शिता के इतने बड़े बीच में मत, नहीं महोदय, बीच में नहीं, मैं किसी के बीच में नहीं बोला हूं, आप मेरे बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। बोलिए। आप यदि पारदर्शिता के इतने बड़े पक्षधर हैं तो मध्य प्रदेश में ब्लॉक लेवल की नियुक्तियां जब 89 पद हो गए थे, उन बच्चों के अपॉइंटमेंट लेटर होने के ठीक पहले उनके घर से आपने वापस क्यों लौटा दिया? उइके नाम के एक प्रत्याशी को आपने फोन करके बोला कि इंटरव्यू बाद में होगा, और पता चला पूरे 89 नियुक्तियां आरएसएस के लोगों की पास की बिना किसी प्रक्रिया के हो गई। कैसे हो गई? 69,000 शिक्षक उत्तर प्रदेश में, आप एक लिस्ट खारिज कर देते हैं और कोर्ट आपसे कहता है आप 3 महीने में नई लिस्ट दीजिए, और आप पारदर्शिता की बात कर रहे हैं। देखिए, एक चीज पूजा जी मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए निपुण जी, यहाँ पर सरकार का जिक्र हो रहा है, तो महेश जी जब आप कैसे ज्यादा सही रहेगा। महेश जी बोले। नहीं, मैं ये कहना हूं कि यश श्रीवास्तव जी ने जो बात कही, उसी चीज को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा। जो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे लोगों को हम लोग लेके आते हैं, फिर वो भ्रष्टाचार करके भाग जाते हैं। तो मित्र, ये बात आपकी सही है। 2017 से हमने अपॉइंटमेंट शुरू किया, उसमें इस तरह का कोई सबूत, इस तरह का कोई चीज नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जब हिंदुस्तान लीवर के चेयरमैन प्रकाश टंडन को स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन का चेयरमैन बनाया गया, तो गोल्डन सी कांड हुआ था, गोल्डन सी घोटाला हुआ था। सैम पित्रोदा का जब सी डॉट का सीईओ बनाया गया था, तो सी गेट कांड हुआ था और घोटाला हुआ था, और उस घोटाले में सब लोग सजा याफ्ता हैं। ये भी नहीं है कि वो भ्रष्टाचार जो है मिटाया जा सकता है, कहा जा सकता है कि कोर्ट कचहरी में वो कुछ नहीं हुआ। तो जो आप लोगों ने लेटरल एंट्री करी, उसमें निश्चित रूप से आपने वही किया, और वही अपना अनुभव आप कुछ हद तक आज दर्शकों को परोस रहे हो कि आपको कहीं डर है कि हम वही चीज ना करें जो आप कर चुके हो। एक बात। दूसरी बात, पूजा जी, एक चीज और आपको बता दूं कि यहाँ जो है हर 5 साल के बाद 300 ऐसे पोस्ट होते हैं जो लेटरल एंट्री से बिना कुछ बताए कर रहे हैं। उसके बिना भी ये पिछले आजादी से अब तक चला आ रहा। और वो जानती है क्या है? देश के कैबिनेट मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के पास जो स्टाफ होता है, वो ज्वाइंट सेक्रेटरी से लेके और नीचे AG2 यानी असिस्टेंट ग्रेड 1 और 2 तक के अपॉइंटमेंट होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर के पास 18 स्टाफ जो है अपने मर्जी से अपॉइंट करने का अधिकार है, और उसका DOPT उनका नोटिफिकेशन भी करता है कि ये अंडर सेक्रेटरी में ज्वाइन किया, ये सेक्शन अफसर में ज्वाइन किया, ये डिप्टी सेक्रेटरी में ज्वाइन किया, और ये असिस्टेंट ग्रेड में ज्वाइन किया। तो लानत है इस बात पे कि आप ये सब कुछ जानते हुए भी, ये सारी चीजें आपकी जानकारी में होने के बावजूद भी आप देश को बदनाम कर रहे हैं, आप मोदी सरकार को बदनाम कर रहे हैं। 300 से ज्यादा लोग इस देश में ऐसे हैं पद पे, जिनको 300 इंटू 18 लगा लीजिए, 540 पोस्ट जो है हर 5 साल के बाद जो है ये लेटरल एंट्री से होता है। और इसकी पता जो है मल्लिकार्जुन खड़गे और सपा प्रमुख को नहीं है क्या?
और वहां आरक्षण लागू नहीं होता है क्या? क्या मजाक है? आप देश को इस तरह से गुमराह करके राजनीति करने चले। यश श्रीवास्तव, उसके बाद पूजा मिश्रा। जी पूजा जी, हमें आज एक नई जानकारी मिली है कि 300 गुणा 18 540 होता है। धन्यवाद महेश जी। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं सबको, ये जितने भी लोग आज देख रहे हैं इस बात को सुनेंगे, कि ये जो बात हम सुन रहे हैं ये हमें तब तक नहीं सुनाई देती थी जब तक आरएसएस बीजेपी सत्ता में नहीं थे। ये इंतजार कर रहे थे कि जब हम सत्ता में आएंगे तब ये पूरा बोलेंगे। जब ये सब हो रहा था तब ये नहीं बोल रहे थे, तब ये आराम से बैठे तमाशा देख रहे थे। क्या हम इस बात पर विश्वास करें या फिर हम ये सुने कि हम विरोध नहीं कर रहे हैं? बीच में नहीं महेश वर्मा जी, बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में विरोध नहीं किया। हम वही तो कह रहे हैं, तब आपने कुछ नहीं किया और आप आज भी कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप पुराने किस्से निकालते हैं। मैं पूछ रहा हूं कि माधवी बुच जी ने इतना बड़ा यदि देश के साथ छल किया है, उन्होंने जानकारी छुपाई है, उनके पति बिना अनुभव के किसी इन्वेस्टमेंट फर्म में चला रहे हैं काम, और वो आके कहती हैं कि पूरा देश आके उसमें पैसा लगाए। आप उस पर जवाब देने की बजाय पुरानी बातें कर रहे हैं, तो ये आपकी इच्छा है। 16 चेयरमैन सेवी के जो नहीं, आप 18 गुना 300 कीजिए महेश जी, आप 18 गुना 300 कीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। मल्टीप्लाई करिए आप। हमें नहीं करना है, आप कीजिए, हम पढ़े लिखे हैं, चाहने दीजिए आप। देखिए पूजा जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप लेटरल एंट्री को एक बहाना नहीं बना सकते। एक आपको उदाहरण दे रहा था। आप पूरे देश के बच्चों को ये कह रहे हैं कि भैया तुम यूपीएससी दो, तुम पढ़ाई करो, लेकिन जब तुम प्रमोशन की स्थिति में पहुंचोगे तब एक कॉर्पोरेट आदमी आके बैठ जाएगा। पूजा मिश्रा जी के पास में जाऊंगी। पूजा मिश्रा जी, कुछ सवाल जो है यहाँ पर महेश वर्मा ने रेज किए हैं जो समाजवादी पार्टी के लिए भी हैं, उनका जवाब दीजिए प्लीज। देखिए पूजा जी, जो है बार बार जो भाजपा के प्रवक्ता है वो कह रहे हैं कि पहली बार 1966 में क्या वर्डिक्ट आए, 1954 में क्या है। आपको भी पता है कि जो है समाजवादी पार्टी के जो संस्थापक रहे हैं, पहले तो हमारा कांग्रेस पार्टी का फॉर्मेशन ही जो है 1992 में हुआ था, और 1977 में जो है श्रद्धेय नेताजी पॉलिटिक्स में पूरी तरीके से आए हुए थे और उनको राज्य बनाया गया था। मैं बहुत किसी मेरा मानना होता है कि वर्तमान की बात आप। अच्छा पूजा जी, मेरा एक सिंपल सा सवाल है आपसे, क्या स्टेट लेवल मिनिस्टर या रक्षा मंत्री थे मुलायम सिंह यादव और के दीक्षित एक सवाल पूछ लेंगे, एक सवाल पूछ लेंगे। शहादत के बाद में शहीदों के जो पार्थिव शरीर है उनको वो गलत नहीं था, तब आरक्षण का मतलब नहीं था। आप तो भूल जा रहे हैं। आपने अभी यहीं पर बैठकर गलत बात कही। आपने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट में गया था। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट अभी नहीं आई इस मामले में। पूजा मिश्रा जी, एक सवाल इसका जवाब दे दीजिए। क्या केंद्र स्तर के मंत्रियों को या राज्य स्तर के मंत्रियों को ये व्यक्तिगत अधिकार नहीं है कि वो अपनी सुविधा के अनुसार अपने लिए 18 से 20 अधिकारियों का चयन करें? क्या ये अधिकार नहीं है? मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है, तो ये सबको पता है कि अधिकार है। अधिकार है ना? वो लेटरल हायरिंग है या नहीं है? तो अगर वो क्या है? कि फिर आप अन्याय कर देंगे यूपीएससी ऑब्जेक्टिव के साथ में। ये तो अब मैथ नहीं है ये कि माइनस अपना तो भी माइनस लगता है। ठीक है, महेश वर्मा जी, आप ये एक्सक्यूज दे करके सर यूपीएससी के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये कहना है पूजा जी का। उन्होंने बोला कि फ्रॉड हो सकता है, आप इसे लुक आउट करिए। पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि पूजा जी जो बात कह रही है ना, वो महज राजनीतिक कारणों से कह रही है। उनका कोई लेना देना नहीं है कि ये जो है एक अलग कमेटी का, एक अलग आयोग का रिपोर्ट अगर पढ़ी होती, मनमोहन सिंह सरकार ने जो एक्सेप्ट किया, उसके बाद पार्लियामेंट में लाया गया, उसके बाद लेटरल एंट्री शुरू हुई। लेटरल एंट्री का सबसे पहला जो व्यक्ति थे वो उर्जित पटेल थे, उसके बाद अपना रघुरामन थे, उसके बाद तमाम लोग आए। ये सारे लोग जो आते चले गए लेटरल के नाम पर। पार्टी को आरक्षण के बारे में जरूर ये बात कहनी चाहिए थी। और जो आपने पूजा जी अभी एक्सेप्ट किया कि हाँ अधिकार होते हैं मंत्रियों के, तो ये सामूहिक रूप से ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेवारी नहीं है कि इस चीज के लिए जो है शोर मचाए। ये आप आइए ना पार्लियामेंट में, रखिए ना इस बात को, कहिए ना कि देश के जितने भी मंत्री हैं जो 18 से 20 स्टाफ रखते हैं उसमें भी रिजर्वेशन लागू होना चाहिए। हम तो उसके समर्थन में हैं। हम तो कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के लिए ऐसा किया जाए।
आप लेकिन ये निश्चित रहिए, आप रन निश्चित रहिए, करके आपको मार के किसी पे भाग भी जाने का जो ये कहानी आप लोग करते हैं राजनीतिक कारण से, आप जिस तरीके से लोगों का आपने कोई 69 लेना में देना जो नहीं है। रिजर्वेशन आप कभी कहते हैं कि मुसलमानों का हम आरक्षण देंगे, मुसलमान के नाम पर आरक्षण आप इस देश में दे नहीं सकते। तनवीर जफर अली जी, तनवीर जफर अली आप जी, संविधान, आप जब तक आप संविधान में संशोधन ना करते, ठीक है, ठीक है, ठीक है। महेश जी, एक बार मैं तनवीर जी के पास जाना चाहती हूँ, तनवीर जी के पास जाना चाहती हूँ। तनवीर जी, ये जो पूरा वाकया हुआ आपने सुना, पर्टिकुलर मंत्री को यह अधिकार है कि वो कुछ मिनिस्टर्स जो हैं वो अपने पर्टिकुलर स्टाफ को हायर कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक पर्टिकुलर प्रक्रिया जिसके लिए अभी विज्ञापन निकला है, ये दोनों कितनी डिफरेंट है, ये दोनों कितनी डिफरेंट है? प्लीज इसको इलाबरेट कीजिएगा ताकि दर्शक समझ पाए, वो गुमराह ना। जी, मैं बता दूं, मैं केंद्रीय मंत्री के साथ भी ओएसडी रहा हूँ बहुत कम टाइम को, और मैं जहां तक मुझे मालूम है वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का मंत्री का वो अपना स्टाफ नॉन गस्टेड स्टाफ को रख सकते हैं, सिर्फ नॉन गस्टेड। गस्टेड जो होगा वो सब बाहर से आएगा, जैसे पीएस है वो बाहर के होंगे, परमानेंट सर्विस वाले, एपीएस वो रख सकते हैं, आप ओएसडी वो रख सकते हैं, पीए वो रख सकते हैं, बाकी स्टाफ अपना वो कर सकते हैं। तो आप उनका कोई कंपैरिजन लेटर एंट्री इससे मत करिए। ठीक है, महेश वर्मा जी काउंटर, सीनियर लेवल की बात है। महेश वर्मा जी काउंटर बोलिए। ये आईएएस रह के एडिशनल पीएस मैडम जो होता है वो अंडर सेक्रेटरी रैंक होता है, गस्टेड रैंक होता है। असिस्टेंट पीएस जो होता है वो सेक्शन अफसर का होता है, वो भी गस्टेड पोस्ट होता है। जो फर्स्ट पीए होता है वो एजी 1 का पोस्ट होता है, जो सेकंड पीए होता है ठीक है, वो तनवीर जी को और महेश जी को स्क्रीन प्लाइएगा, स्क्रीन प्लाइए, स्क्रीन प्लाइए बनता है। मंत्री एडिशनल सेक्रेटरी रख सकता है आपके यहाँ से, इसका कोई नहीं, मंत्री एडिशनल सेक्रेटरी रख सकता है, ये किसने कहा आपसे? गस्टेड पोस्ट नहीं है, सेक्शन अफसर गस्टेड पोस्ट नहीं है, सिर्फ आईएएस गस्टेड पोस्ट है। आप एडिशनल सेक्रेटरी की बात कर रहे हैं ना भाई जी, कौन सा मंत्री रख सकता है एडिशनल सेक्रेटरी को ये बताइए। मैं बात कर रहा हूँ, मैं एडिशनल सेक्रेटरी की बात, मैं एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी की बात कर रहा हूँ, मैं एडिशनल पीएस की बात करिए, आप एडिशनल सेक्रेटरी बोल रहे थे। एडिशनल पीएस का कोई बात नहीं बोला, प्राइवेट सेक्रेटरी बोला, असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी सेक्शन अफसर होता है, एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी अंडर सेक्रेटरी होता है, और ठीक है, जो पीएस होता है वो डिप्टी सेक्रेटरी होता है या डायरेक्टर होता है। बोलिए गलत कह रहा हूं तो बताइए। पीएस उनके हाथ में रखना नहीं, पोस्ट रख नहीं सकते पीएस को, पीएस ऑन डेपुटेशन ही आता है, परमानेंट गस्टेड ऑफिसर होता है, टर्मिनस पोस्ट होता है। आपका पोस्टिंग जो है डेपुटेशन पे होता है, एज ए आईएएस अफसर आप वहाँ डेपुटेशन पे जाते हैं, जिस दिन मंत्री हटा आप उस पद से हट जाते हैं, आप अपने कैडर में चले जाते हैं, यही होता है ना। उसको लेटरल एंट्री से कोई कंपैरिजन नहीं है उसका, वो बहुत जूनियर पोस्टिंग है। दो तरीके हैं, एक ऑप्ट होता है, एक कॉप्ट होता है। जॉब में आने का ऑप्ट और कॉप्ट तरीका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस्तेमाल करती है। ऑप्ट का मतलब है कि आपको लिया, कॉप्ट का मतलब है कि आपने जो है परीक्षा दिया, इंटरव्यू दिया, उसके तहत आपका अपॉइंटमेंट हुआ। आप जो है इस तरह से दर्शकों को भ्रमित करेंगे तो क्या मिलेगा तनवीर जी? आप एक आईएएस अफसर है, इस देश के एक जिम्मेवार व्यक्ति है। ये पॉलिटिकल बातें आप मुझसे ना करें कि दर्शकों को भ्रमित करेंगे। मैं कोई पैसा लेके इसमें नहीं आता हूँ। आप लोग तो पैसा लेके आते हैं, इसमें आपको पैसा मिलता है हर शो का। सर थोड़ा सा भाषा को माइंड कीजिए। सर तनवीर जी प्लीज, तनवीर जी प्लीज। आप जैसे हम लोग घोटाला नहीं करते हैं। तनवीर जी प्लीज। यश श्रीवास्तव जी के पास में जाऊंगी, ऑडियो को डाउन कीजिएगा, यश श्रीवास्तव जी के पास में जाऊंगी। पूजा जी देखिए, जो तनवीर जी कह रहे हैं, डेप्यूटेशन और लेटरल एंट्री में बहुत फर्क होता है, और बीजेपी वालों को डेप्यूटेशन और लेटरल एंट्री एक लगती है, सिर्फ इतनी सी बात है। लेकिन हम बार बार इनसे ये पूछते हैं कि आप यदि किसी प्रक्रिया को डिस्टॉर्ट करते हैं तो उसके नतीजे हमेशा खराब ही क्यों निकलते हैं? अरे महेश जी, आप पहले 300 गुणा 18 कीजिए, बीच में मत बोलिए प्लीज। तो हम जब किसी अधिकारी को डेप्यूटेशन पे देते हैं तो वो टेम्परेरी होता है, लेकिन आप लेटरल एंट्री के नाम से उसको 3 साल 5 साल, और यदि आपने फिर किसी नई प्रोफाइल में दे दिया तो हम क्या कर लेंगे? कोई भी क्या सवाल पूछेगा?
और जो मैंने शुरू में कहा था, सीमेंस से आके अश्विनी जी ने इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट सीमेंस को दे दिया, हमारी कंपनियां धरी रह गईं, और आप कह रहे हैं कि इसमें भ्रष्टाचार नहीं है, पारदर्शिता है। बताओ ना, 69,000 लीवर के चेयरमैन बने कि मुझे आपको कुछ नहीं बताना है महेश जी, आप 18x300 कीजिए पहले। 18x300 के बाद जो है आपको नहीं आता है, जाने दीजिए ना, तो बीच में मत आइए। क्यों भटक के बात कर रहे हैं? नहीं, आपसे तो बात ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन देखिए, रिक्रूटमेंट एक ऐसी चीज है, हम बार बार ये बात करेंगे, बार बार वही सवाल होंगे। ठीक है, आप सिर्फ इतना है कि आप प्रक्रिया को लोगों के हित में खराब नहीं कर सकते। ऑडियो को डाउन कीजिएगा। निपुण जी के पास में जाऊंगी क्योंकि 2 से 3 मिनट का समय बचा हुआ है। निपुण जी, एक आप प्लीज इसमें नॉन बायस जो करके बहुत तसल्ली से जवाब दीजिएगा कि क्या मौजूदा समय में इस पर्टिकुलर भर्ती के लिए आरक्षण का जिक्र बार हर दफा इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ राज्यों के अंदर चुनाव हैं और अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट से कुछ फैसला कोटे को लेकर के आया है? क्या यही सिर्फ रीजन है या कुछ और भी है जो हम नहीं समझ पा रहे? नहीं, देखिए पूजा जी, अगर हम लेटर एंट्री की बात करते हैं और आरक्षण की बात करते हैं तो देखिए मुद्दा बन सकता है, लेकिन देखिए आरक्षण को आप जानती हैं, मैं भी जानता हूं, सब जानते हैं कि आरक्षण का राजनीतिकरण होता है और उसको राजनीति के लिए यूज किया जाता है वर्तमान हालात को देखकर। और मैं एक सिंपल सी बात लास्ट में कहूंगा कि जब आपका प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग बना, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग बना, दोनों ने अपनी रिकमेंडेशन की, और मैंने भी आपको बताया कि हमारे यहाँ 342 संयुक्त सचिव के पद होते हैं, जिसमें पहले से आपसे होते रहे हैं। जितने वो पदों का विशेषज्ञ लाए गए, क्या वो आरक्षण को देखकर लाए गए? कांग्रेस के कार्यकाल में नहीं लाए गए। तो जब आरक्षण को देखकर वो 90 जो पद संयुक्त सचिव पर लाए जाते हैं, पहले से जो होता आ रहा है, तो जब आरक्षण देखकर तो आज आरक्षण की बात क्यों की जा रही है? इसलिए की जा रही है कि 2024 के जो चुनाव परिणाम आए उसमें जो उन्होंने आरक्षण के मुद्दा उठाया, आरक्षण की बात इसलिए हो रही है कि आपने 69,000 शिक्षकों को यूं ही निरस्त कर दिया है। नहीं, आपने 69,000 शिक्षकों की सूची रद्द कर दी है, उसका जवाब दीजिए। आपने 69,000 शिक्षकों की सूची रद्द क्यों की है? नहीं, आपको सही जानकारी नहीं, आपको सिर्फ सारी जानकारी सिर्फ RSS बीजेपी को है, बाकी किसी को नहीं है। वो जो 69,000 लोग अपना नियुक्ति रद्द करके बैठे हैं वो फालतू बैठे हैं। निपुण जी थोड़ा सा महेश वर्मा जी, मैं कह रहा हूँ ये व्यक्ति जो है ना, जो ये कांग्रेस के प्रवक्ता बन के पहले महेश वर्मा, सोच समझ के बात कीजिए। ये व्यक्ति वो व्यक्ति मैं भी कर सकता हूँ, सोच समझ के बात कीजिए। क्या मैंने ऐसे बोल दिया? क्या बोल दिया? बोले तो आपने बोल दिया था। आप जब बोलते हैं गलत ही बोलते हैं। आप आज 318 कीजिए, उसके बाद बात करेंगे महेश वर्मा जी। 18 आप किसी अपने घर में जाके वो आपने बता दिया है, इसीलिए हम आपसे पूछ रहे हैं, नहीं तो नहीं पूछते। हमारे को मत बताना। आपको बताइए नहीं सर, कुछ लॉजिकल बात हो जाने दीजिए। यश जी देखिए, इन लॉजिकल पे मत जाइए सर, लॉजिकल होने दीजिए ताकि इस चर्चा से कुछ तो निकल आए। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि 69,000 टीचरों के बारे में जो उनकी अज्ञानता है और जो आपके दर्शकों को गुमराह करना चाह रहे हैं, उसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से ये कहा कि जो प्रक्रिया अपनाई गई और उस प्रक्रिया में सरकार को अभी स्पष्टीकरण देना है और उस स्पष्टीकरण के बाद ही उसका रिजल्ट सामने आएगा। सरकार किसकी है? सही नहीं हुआ। सरकार किसकी है? कोई आरक्षण उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है? ठीक है। पूजा मिश्रा और यश श्रीवास्तव, एक सवाल है सर, आप दोनों से एक सवाल है, आप दोनों से एक सवाल है। विपक्ष जो है, पूजा मिश्रा पहले आप प्लीज इसका जवाब दीजिएगा क्योंकि आप नहीं बोली हैं। विपक्ष लगातार सवाल रेज कर रहा है इन 45 पदों की भर्तियों को लेकर के। क्या ये मुद्दा, आपके भी कई सांसद हैं, कांग्रेस के भी कई सांसद हैं सदन के अंदर, और इसके अलावा क्या न्यायालय में भी, दोनों जगहों पर यह मुद्दा रेज किया जाएगा विपक्ष की ओर से? स्पष्ट बोलिएगा, कोई लाग लपेट नहीं, स्पष्ट। बिल्कुल स्पष्ट बोल रहे हैं। ये मुद्दा जो है सदन में भी रेज किया जाएगा पूजा जी, और सुप्रीम कोर्ट में अभी ये पेंडिंग चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में बोला ना, भाजपा के प्रवक्ता ने कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखे पेंडिंग चला है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ठीक है, कुछ सेकंड्स का समय बाकी है। यश श्रीवास्तव, क्या ये मुद्दा रेज किया जाएगा सर? पूजा जी, 69,000 शिक्षकों का ऐसा रद्द करना और ये लेटरल एंट्री एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अन्याय है और उसके हम खिलाफ हैं, हम जरूर आवाज उठाएंगे। ठीक है महेश वर्मा जी, अगर आवाज उठाई जाएगी तो कुछ रिएक्शन आएगा, पॉजिटिव रिएक्शन। समय में उनके गलतियां हुई, गलतियों को आप सुधार लीजिए सर, कोई बात नहीं, या उसको और पारदर्शी कर दीजिए, उसको और पारदर्शी कर दीजिए।
बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि सुधार की गुंजाइश जो है हमेशा बनी रहती है, और देश का संसद और संविधान उसमें हजारों बार सुधार के वजह से संशोधन हुआ। अगर इस तरह से सारे मिलकर कुछ करना चाहें तो स्वागत है। हम कब कह रहे हैं कि भाई हम इस चीज के लिए मना कर रहे हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कर रहे हैं और ये पुण्य। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा को खास और अहम बनाने के लिए। तो चर्चा हुई, चर्चा से तर्क सहित कुछ अमृत निकला है मंथन के बाद, वो ये कि कुछ चीजों को पारदर्शी किया गया है और अगर आवाज रेज होती है तो चीजों को और पारदर्शी करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन हाँ, मौजूदा समय में दो पहलू हैं इस भर्ती के, वो आपको ध्यान में रखने हैं। क्या? पहला, हाँ आरक्षण हार्म हो रहा है, लेकिन आपको यह भी विचार करना होगा कि क्या स्वतंत्रता के बाद से जिनकी भी सरकारें केंद्र में रही हैं, राज्य में रही हैं, क्या उन्होंने कभी लैटरल भर्ती नहीं की, यानी कि सीधी भर्ती नहीं की? अगर की गई है तो उनका विरोध क्यों नहीं, और अगर नहीं की गई तो अब क्यों की जा रही है, और अब की जा रही है तो क्वेश्चन रेज होना चाहिए, पारदर्शी तरीके से चीजों को होना चाहिए और उसमें आरक्षण और तमाम संविधान की प्रक्रियाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी, बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।